बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारा नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक सेकंड पार्ट है। नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने पहले फर्स्ट टाइम जो डिस्कस किया है वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव के बाद अब हमारा जो सिस्टम है वो गैस्ट्रिक से हटके कोलोन की तरफ या आप कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ का सिस्टम बन जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम क्योंकि कोलोन कहते हैं तो इसलिए इसका नेम हमने कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम रखा हुआ है। ये जो कोलोन है ये साइट है जहाँ पे नॉर्मली हमारा जो माइक्रोबियल फ्लोरा एग्जिस्ट करता है, और सेकेंडली यहाँ पे हमारा डिफरेंट पीएच एग्जिस्ट करती है देन द गैस्ट्रिक फ्लूइड। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम होगा ये डिलीवरी सिस्टम दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोबियल फ्लोरा। जो फ्लोरा वहां पे है उस फ्लोरा की बेस के ऊपर उससे अगर वो मेटाबोलाइज हो सकता है तो वो ड्रग को रिलीज करने का कैपेबल है। और सेकेंडली वहां पे कुछ पीएच है, अगर उस पीएच के ऊपर वो डिलीवरी देने का कैपेबल है तो उस पीएच के ऊपर फिर वो ड्रग रिलीज कर सकता है, रेदर देन कि वो रिलीज करेगा इन द गैस्ट्रिक फेज, तो वो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो कोलोन स्पेसिफिक का एक दूसरा नेम गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी हो जाएगा। तो जीआरडीडीएस नहीं कहलाएगा, जीआरडीडीएस गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और इसी तरह से ये गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन जाएगा क्योंकि जो गैस्ट्रिक फेज में रेजिस्ट करने का कैपेबल है। तो नेम नॉर्मली हम बोलते हैं जहां पे वो स्पेसिफिकली जिस एरिया में वो मूव कर रहा होता है। तो नॉर्मली क्योंकि हम वो कोलोन के लिए दे रहे हैं, कोलोन की डिफरेंट साइट्स के लिए दिया जा रहा है या कोलोन से अब्जॉर्प्शन के लिए दिया जा रहा है, तो इसलिए वो कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन जाता है। अच्छा, तो कोलोनिक डिलीवरी जो है वो फिर इसका मतलब है कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम जो है हमने देना है उस पार्ट ऑफ द जीआईटी को जो कि लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है, या अल्टरनेटिव स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहलाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि स्टे बहुत थोड़ा होता है इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट नहीं कर सकते। हम हमें टारगेट करना है तो वो हमें लार्ज इंटेस्टाइन करना होता है, तो उसी को हम कोलोन कहते हैं। तो ये किस लिए हम देते हैं सिस्टम जो है इसकी नीड ये है कि क्योंकि कोलोन में बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जिन डिजीजेज को हम जीआईटी के से अब्जॉर्ब करवा के उस जगह रीच नहीं करवा सकते, जिनको यानी कि हम फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक फेज में अगर अब्जॉर्ब करवाएं, ड्यूडेनम से अब्जॉर्ब करवाएं, तो वो कभी भी सक्रीट नहीं होंगी और वो ट्रीट नहीं कर सकेंगी कोलोन की डिजीज को, क्योंकि कोलोन में उनकी सिक्रीशन नहीं है जिस जगह पे ये डिजीजेज हैं। तो ऐसी डिजीजेस के लिए हमें लोकल ट्रीटमेंट ही देनी पड़ती है। तो लोकल ट्रीटमेंट देने के लिए फिर बेस्ट यही है कि ओरल रूट से हमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम को रीच करवाना चाहिए कोलोन की उस टारगेटेड साइट के ऊपर। तो कोलोन की टारगेटेड साइट के ऊपर रीच कराने के लिए हमें उसको कोलोन स्पेसिफिक या कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना होगा। तो कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो कि नॉर्मली कोलोन में एग्जिस्ट करती हैं? तो कोलोन में एक डिजीज है जिसको हम आईबीडी कहते हैं, वो इरिटेशनल बाउल डिजीज कहलाती है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहलाती है, जो कि आईबीएस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से वो इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी कोई इसमें इसको हम एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो उसका नेम है क्रोन। तो इस डिजीज को हम क्रोन्स डिजीज भी कहते हैं। तो क्रोन डिजीज जो है वो एक कम्प्लेक्स किस्म की डिजीज है जिसमें बहुत सी डिजीजेज का कम्बिनेशन है, जो कि आईबीडी से लेके अल्सरेटिव कोलाइटिस तक होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से वो एक नया ही कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है डिजीज का, जिसको क्रोन्स डिजीज कहा जाता है। फिर इसके अलावा अमीबियासिस एक कॉमन कंडीशन है जो कि कोलोन में एग्जिस्ट करती है, तो हम अमीबियासिस के लिए भी ये डिलीवरी सिस्टम देते हैं। ऐसे ही कैंसर्स हैं, जो कोलोन के कैंसर्स हैं, तो कैंसर्स को ट्रीट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। क्रोन्स डिजीज ही कैंसर्स को लीड करती है, तो या फिर सेपरेटरी कैंसर्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए हम कोलोन को टारगेट करते हैं। इसी तरह से कुछ पैथोजेंस हैं जो हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकती हैं एंटी बायोटिक्स की विसिनिटी की, तो वो कॉलोनिक पैथोजन की लोकल ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन की पीएच जो है वो वेरी फिजिबल है कि वहाँ पे प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग्स जो हैं वो वहाँ से अब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो वहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की साइट्स होती हैं, तो वहाँ से ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग्स को भी अब्जॉर्ब करा जाए, जैसे इंसुलिन जैसी ड्रग्स को हम जीआईटी में क्योंकि ये डिग्रेड कर देती हैं, तो हम अगर उनको कोलोन स्पेसिफिक बना दें तो वो कोलोन स्पेसिफिक से उसको अब्जॉर्ब कराया जा सकता है।
वेरी कॉमन एग्जांपल इसकी पोलियो वैक्सीन है। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं जीआईटी में, गैस्ट्रिक फेज में। तो इसलिए उनको भी क्लोन स्पेसिफिक किया हुआ है। तो वो क्लोन स्पेसिफिकली इसी असेंडिंग क्लोन के पार्ट से अब्जॉर्ब होती हैं। तो हम प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग्स को अब्जॉर्ब कराने के लिए भी क्लोन स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। तो दूसरा एक क्लोन स्पेसिफिक का एक पर्पस ये भी था कि जब हमने सबसे पहले एक एंटेरी कोटेड टैबलेट बनाई थी, तो वो एंटेरी कोटेड इस पर्पस के लिए थी कि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारी ड्रग को फ्रॉम डिग्रेडिंग इन द गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट। तो वो जाके फिर कोलोन में जाके अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो एक इसका पर्पस प्रोटेक्ट भी है ड्रग करने का कोलोन तक। तो हमें कोलोन स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम को एक साथ ऐसे पॉलीमर को यूज करना है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके टिल रीचिंग द कोलोन। तो फिर उसके बाद जो इसकी ड्रग रिलीज या इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो स्टमक से नहीं होनी चाहिए या ड्यूडेनम से नहीं होनी चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आगे जाके ही रिलीज करे। तो ऐसे पॉलीमर हो सकते हैं जो अगर थोड़े बहुत भी इसमें से एडजस्ट होना शुरू हो जाए तो मोर देन 20% ड्रग रिलीज ना करें, तो फिर सिस्टम को हम कहेंगे कि वो सिस्टम ऐसा है जो कि रेजिस्ट कर रहा है गैस्ट्रिक फेज में गैस्ट्रिक फेज में ड्रग को रिलीज करने के लिए। तो फिर ऐसे पॉलीमर हम इसमें यूज करेंगे जो पॉलीमर्स सिर्फ कैपेबल हैं कि वो डिग्रेड कर सकते हैं जब और कोई एंजाइम कोलोन का होगा तो उस वक्त जगह पे। और सेकेंडली वो डिग्रेड कर सकते हैं उस पीएच के ऊपर जब वो उस पीएच पे एक्सपोज रहेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। तो वो स्वेल करेंगे, स्वेल करके उसमें से वो पोर्स जनरेट होंगे और फिर उसमें से डिफ्यूजन स्टार्ट होगी। तो वो उस वक्त उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये हम आपके सामने एक एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें 3 पार्ट हैं मेनली। वैसे तो 5 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के जिसको हम कोलोन कहते हैं। तो ज्यादा स्पेसिफिकली हम 3 पार्ट्स ही डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट जिसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, ये असेंडिंग कोलोन है। दूसरा जिसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, ये सामने आपके ट्रांसवर्स कोलोन है। और ये बेंड है जो मैंने आपको क्लास में भी एक दफा बताया था, ये कंटेंट्स के वेट की वजह से ज्यादा बेंड है। फिर ये स्प्लेनिक फ्लेक्सचर आ जाता है यहाँ पे, जो है ये जो राइट कोलिक फ्लेक्सचर है, और ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर है। इससे नीचे डिसेंडिंग कोलोन है। तो ज्यादातर डिजीजेज जो हैं वो इस स्प्लेनिक फ्लेक्सचर की या ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर की एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो मैंने क्रोन्स डिजीज बताई है आपको, मैंने आपको कोलोनिक कैंसर बताए हैं, वो सारे इसी जगह के हैं या इससे नीचे डिसेंडिंग कोलोन के हैं। कुछ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो इस ट्रांसवर्स कोलोन की डिजीज है। तो वो यहाँ से हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन इन्फेक्ट हुई हुई होती है। माइक्रोबियल डिजीजेज जो हैं वो इसी ट्रांसवर्स कोलोन की और सेंडिंग कोलोन की होती हैं। वो यहाँ से फिर हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है यहाँ पे। प्रोटीन पेप्टाइड की अब्जॉर्प्शन साइट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे असेंडिंग कोलोन में होती है। तो यहाँ से हमें कराना पड़ता है। तो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको डिलीवरी देंगे या फूड जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो सबसे पहले वो एक पार्ट में आता है जिसको हम सीकम पार्ट कहते हैं। तो सीकम जो है ये बिल्ड करने के लिए होता है। यहाँ कंटेंट्स बिल्ड होते हैं, बिल्ड होके यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट किया जाता है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर इसको पुश करता है अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द असेंडिंग कोलोन। तो यहाँ से अब प्रिस्टाल्टिक वेव्स खत्म हो जाती हैं। प्रिस्टाल्टिक वेव सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटेंट्स को सीकम में इवैक्यूएट करने के लिए होते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट अपेंडिक्स भी होता है इसमें, जो कि टॉक्सिन्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो टॉक्सिन अगर इस सीकम में कोई टॉक्सिन फील हो जो कि पीछे से ही ट्रीट कर लिया जाता है लेकिन फिर फील हो, तो वो इसके अंदर मूव करता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है एक्चुअली। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीछे से आगे टॉक्सिन ऐसे यहाँ पे आता है। तो इसलिए ये इसकी कभी कभी किसी चीज की टॉक्सिसिटी की वजह से, जो कि टॉक्सिन नहीं होती लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ये स्वेल भी कर जाती है और अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अच्छा, सीकम ने ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करना है, उसने इसको कंटेंट्स को यहाँ राइट कोलिक फ्लेक्सचर तक ऑस्मोटिक प्रेशर से ऊपर मूव करना है। फिर यहां से वो अंडर द ग्रेविटी इसी तरह, क्योंकि सीधी चल रही है नीचे को, तो अंडर द ग्रेविटी वही ऑस्मोटिक प्रेशर इसको यहाँ पे ले आता है। यहाँ दोबारा जो कोलोन का ट्रांसवर्स कोलोन का सेंटर पार्ट होता है, यहाँ पे फिर कंटेंट्स जो है वो एग्रीविएट होना शुरू होते हैं और फिर यहाँ से नया ऑस्मोटिक प्रेशर इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर तक लेके चलता है। तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, यहाँ से भी स्लो होती है, फिर इसमें और स्लो हो जाती है यहाँ तक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर तक।
द कोलिक फ्लक्चर से इसकी स्पीड फिर तेज हो जाती है, क्योंकि ये डिसेंडिंग कोलोन है तो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ये बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये जब नीचे आता है तो यहाँ पे एक बेंडेड पार्ट ऑफ द कोलोन है, इस कोलोन को हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। ये भी सिमिलरली सीकम की तरह सिग्मोइड कोलोन भी स्टोरेज पर्पस के लिए है। तो जो वेस्ट यहाँ से बॉडी से एलिमिनेट होने लगता है, वो वेस्ट इस जगह पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, इस जगह पे सिग्माइड क्लोन में जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। सिग्माइड क्लोन जब फिल हो जाती है तो फिर वो एनस की तरफ भेजती है, यानी कि वो रेक्टम की तरफ भेजती है, रेक्टम से वो एनस के से एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मली हमारी एनाटॉमी है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसी तरह से रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये रिंग लाइक सेगमेंट्स जो हस्ट्रम्स भी कहलाते हैं, तो हस्ट्रम्स के अंदर डिवाइडेड है, जो कि इसकी मूवमेंट को, उस्मोटिक प्रेशर की मूवमेंट को आगे चलाते हैं। सिमिलर टाइप के स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, और हमारे जो ड्यूडेनम वगैरह में भी है, वो यहाँ पे जरा लार्ज साइज के एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन सी जो मैंने आपको डिजीज स्टेट्स बताई वो जरा एक दफा रिवाइज हो जाए। तो स्पेसिफिक साइट्स जो कोलोन में है, उनमें ये असेंडिंग कोलोन की जो असेंडिंग कोलोन का सेंटर पार्ट है, वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन पेप्टाइड्स को अब्जॉर्ब करा देते हैं, जो वैक्सीन मैंने जैसे पोलियोमाइसिटीज की एग्जांपल दिया आपको, तो वो पोलियो की वैक्सीन हम यहाँ पे करा सकते हैं। इसी तरह से वो ड्रग्स जो कि नॉर्मली हम एस्थमा में, कार्डियक रिदमियाज में, इस्चमिक हार्ट डिजीज में या आर्थराइटिस वगैरह में देते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ड्रग्स ही हमने बनाई हुई हैं, जो कि मिलती जुलती टू इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन तो नहीं है लेकिन वो इम्यूनोग्लोबुलिन की जैसी ही ड्रग्स है। तो वो ड्रग्स भी यहीं से अब्जॉर्ब होती हैं। अच्छा, फिर अगर हम कहें तो पहला पार्ट तो उसमें तो कोई ऐसी डिजीज नहीं है, क्योंकि वहां मूवमेंट स्पेसिफिकली कंटिन्यू रहती है। इससे आगे जो हाफ ट्रांसवर्स कोलोन है, यहाँ पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसमें जो है वो एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी आपके सेल की, जिनको हम अल्सर्स कहते हैं। तो वो इरिटेंट्स जो है वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, तो वो सेल के अंदर घुस के उनको इस तरह से डैमेज करना शुरू होते हैं। नॉर्मली ये सेल हैं आपके, ये विल्लाए हैं उसके, तो इन्होंने वो टॉक्सिन्स अपने अंदर घुसा लिए हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ से अंदर घुस गए हैं, माइक्रो अंदर घुसने से ये सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, और सेल की लाइसिस होना शुरू हो जाता है, सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो इसके साथ कुछ एरियाज हैं उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो क्रोन डिजीज है वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। तो उसी में शामिल है अल्सरेटिव कोलाइटिस भी, और उसी में शामिल है कोलोरेक्टल कैंसर्स भी। तो कैंसर जो है वो आउटग्रोथ होती हैं, तो ऐसे इसी के अंदर कुछ आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आउट ग्रोथ बन के वो इसको और ब्लॉक कर देती हैं, तो कंटेंट्स और ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं जब कैंसर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो साइड, अब आप अगर इसको हाफ कर लें हम, तो इधर वाली साइड जो है वो सिस्टेमिक डिलीवरी की है, जिसको हमने जरा लाइट कलर दिया हुआ है, और इधर वाली साइड जो कि हमने डार्क कलर दिया हुआ है, ये सारी लोकल ट्रीटमेंट किया, लोकल ड्रग डिलीवरी की है। तो इनको दोनों को हम क्लोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, दोनों में कर सकते हैं। तो कुछ डिजीजेज और कुछ उनकी ड्रग्स जो कि नॉर्मली हम कोलोन टारगेटेड बनाते हैं, तो उनमें हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक जिसको टॉपिकल एक्शन कह रहे हैं, यानी कि वो डिजीजेज जो सरफेस के ऊपर, ऑफ सरफेस ऑफ द कोलोन पे एग्जिस्ट करती हैं बाहर पे, तो उनको ट्रीट करना है, तो वो टॉपिकल एक्शन है। फिर ऐसी कोई डिजीजेज जो कि इन इंटीरियर में, लोकल एक्शन में इंटीरियर में एग्जिस्ट करती है, इंटीरियर से ट्रीट करनी है, वो उन एल्वेओलाई से के अंदर सेल्स के थ्रू ट्रीट करनी है, तो उनको हम लोकल एक्शन कहते हैं। और फिर कुछ जिनको हमने सिस्टेमिकली ऑब्जॉर्व करा देना है, वो सिस्टेमिक एक्शन कहलाता है। तो टॉपिकल एक्शन में हमारी ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इरिटेबल बाउल डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन डिजीज है, या पेंक्रियाटिस है, क्रोनिक पेंक्रियाटिक्स है, इनको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल डिलीवरी देते हैं। तो ज़्यादातर जो इन डिजीज के लिए हम डिलीवरी देते हैं वो स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं। तो हम नॉर्मली हाइड्रोकोर्टिसोन या बुडिसिनाइड देते हैं, बुडिनोसाइड्स देते हैं, या प्रेडिसोलोन देते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे एजेंट्स भी हैं जो सल्फा ड्रग्स हैं, सल्फा सैलाजीन है, ऑल सैलाजीन है, मसैलाजीन है, ये सल्फोनामाइड्स हैं। तो सल्फोनामाइड्स भी इन्हीं ही जो आउटग्रोथ्स हैं वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो उन्हीं माइक्रोनिज्म को किल करने के लिए यूज होती हैं। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये कौन किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है और ये इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है।
फिर ऐसी लोकल एक्शन की जो डिजीजेज हैं वो, क्योंकि जो कैंसर्स होते हैं वो कैंसर्स नीचे सेल के अंदर से स्टार्ट होता है उसका एप्टोसिस। तो जो माइटोसिस या मियोसिस उसका शुरू हो रहा होता है वो सेल के अंदर से होता है, तो वहीं से हमें प्रोटीन जो बन रही है उसी प्रोटीन को हमें रोकना होता है। तो फिर हम ऐसी ड्रग को उस सेल के अंदर अब्जॉर्ब कराते हैं जो लोकल सेल एग्जिस्ट करता है। तो उसी से पैंक्रियाटमी भी, जो पैंक्रियाज की डिजीजेज हैं वो भी इसी एरिया से, जो हमारा फ्लक्चर है यहाँ से ही पैंक्रियाज, इसी के ऊपर पैंक्रियाज होता है। तो वो पैंक्रियाटमी भी की ड्रग भी यहीं से दी जा सकती है, उसके सेल भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो दिए जा सकते हैं। इस तरह सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिस्टिक फिब्रोसिस भी कोलोन के इसी पार्ट पे एग्जिस्ट करता है, तो वो भी ट्रीटमेंट हम यहीं से दे सकते हैं। तो इनके लिए, पैंक्रियाक्टमी के लिए हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स देते हैं या सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस वगैरह को कर सकता है। और अगर कैंसर को ट्रीट करना है तो हम एंटी कैंसर ड्रग दे सकते हैं। तो एक कैंसर एंटी कैंसर लिखिए यहाँ 5-फ्लोरोयूरासिल। वैसे डॉक्सोरूबोसिन बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। इसी तरह से सिस्प्लेटन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सिस्प्लेटन भी हम एज आ कोलोरेक्टल कैंसर में देते हैं। अच्छा, सिस्टेमिक एक्शन के लिए हमने जो देनी है वो उस उन ड्रग्स को देना है जो गैस्ट्रिकली इरिटेट कर, गैस्ट्रिक में इरिटेशन काज करते हैं, या जो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती हैं, या वो ड्रग जो हमने करनी सिर्फ ओरली इंजेस्ट होती हैं, उनकी हम कोई पेरेंटरल या कोई और कंडीशन नहीं बना सकते। उन ड्रग्स के लिए फिर हमें उनको इस एरिया में लेके जाना पड़ता है जहाँ पे फिजिबल हो उनकी अब्जॉर्प्शन। इसी तरह पेप्टाइड्स और वैक्सीन जो हैं ये सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब होती हैं सिर्फ इसी एक असेंडिंग कोलोन के पार्ट में, तो उनको हमें लेके जाना पड़ता है। तो ड्रग्स और एक्टिव एजेंट जो आजकल जो कॉमनली दिए जाते हैं उनमें एनसैड्स हम देते हैं नॉर्मली, कोलोन टारगेटेड। वो एनसैड इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए, और वो गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करते हैं। स्टीरॉइड्स हम देते हैं, तो स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक्चुअली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं और वो लिपिड वो डिपॉजिट हो जाते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। तो इसलिए वो सारे प्रोसेस को जो है वो ये नए सिरे से न्यू डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनको कोलोन टारगेटेड बनाते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करनी है, और स्टीरॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इवन कैंसर की इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमने स्टीरॉइड्स इस जगह पे देने हैं। इस तरह जो इंसुलिन वगैरह है वो प्रोटीन पेप्टाइड पेप्टाइड की कैटेगरी की है, तो इंसुलिन भी हमने कोलोन के फर्स्ट पार्ट में सिस्टेमिक एक्शन के लिए देनी है। इसी तरह से जो वैक्सीन हैं जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है वो भी हमने इसी पार्ट से अब्जॉर्ब करानी है। तो एनसैड, स्टीरॉयड, इंसुलिन और टाइफाइड हम इसी पार्ट से अब्जॉर्ब कराते हैं फॉर सिस्टेमिक एक्शन। अच्छा, तो फिर किस बेस के ऊपर हमने ड्रग्स को सिलेक्ट करना है फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम? तो वो यही 3 कैटेगरीज हैं, जो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो उसमें फिर हमारी ड्रग्स 3 तरह की हो सकती हैं। ड्रग जो हो सकती हैं वो फार्माकोलॉजिकल क्लास की हो सकती है, यानी कि वो प्रोटीन पेप्टाइड्स है, वो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, वो एंटी हाइपरटेंसिव एंटी एंजाइलेंट ड्रग है, वो एनसेड है, या वो कोई कॉर्टिकोस्टीराइड है, वो सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए है, वो आर्थराइटिस के लिए है, वो एंटी एंटी एस्थमेटिक, ऐसी फार्माकोलॉजिकल क्लास हो सकती है। तो उस फार्माकोलॉजिकल क्लास में फिर कोई ड्रग जो हम देते हैं नॉर्मली वो या तो पेप्टाइड कैटेगरी की हो सकती है, या फिर वो नॉन पेप्टाइड हो सकती है, प्रोटीनियस कैटेगरी की हो सकती है, या नॉर्मली इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है, या एक वैसे ही जनरली फार्माकोलॉजिकल ड्रग हो सकती है। तो उसमें जो लोकल इफेक्ट के लिए अगेंस्ट जीआईटी की डिजीजेज जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, उसमें आइबोप्रूफन नॉन पेप्टाइड ड्रग बहुत कॉमन है। पेप्टाइड केसेस में हम ज़्यादातर अमाइलिन या एंटीसीन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं। तो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादातर एज अ पेप्टाइड ड्रग यूज किया जाता है। तो वो ड्रग्स जो अपर जीआईटी से यानी गैस्ट्रिक फेज से अब्जॉर्ब नहीं होती, उनमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। तो इनको भी हम यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, फिर कोलोन के लिए स्पेसिफिक बनाते हैं। जैसे नफिडिपिन है, थियोफाइलिन है, आइसोसोर्बेट मोनोहाइड्रेट है, डाईहाइड्रेट है, ऐसे मेटोप्रोलोल है। या मेटोप्रोलोल के आपने देखे हैं कि उसके आई ड्रॉप्स बनते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो जीआईटी के फर्स्ट पार्ट में डिग्रेड कर देती है। तो मेटोप्रोलोल अगर नैनो पार्टिकल बनाए जाए या क्लोन टारगेटेड बनाई जाए तो फिर वो आप एज आ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सीप्रिनोलोल ये भी एज आ एंटी हाइपरटेंसिव नॉन पेप्टाइड ड्रग के तौर पर यूज। ऐसी पेप्टाइड ड्रग्स जो कि इसके लिए हम यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन हम यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, और डेस्मोप्रेसन यूज की जाती है।
ये पेप्टाइड कैटेगरी की ड्रग्स हैं, तो इनको हम यूज करते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी एंजाइनल ड्रग के तौर पे। ऐसे ही कोलोन कैंसर की ड्रग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, हाइफ्लोरोब्यूरासिल और डॉक्सोरोबेसिन, ये नॉन पेप्टाइड ड्रग हैं। ऐसे ही इपियोटिन और ग्लूकागोन ये हमारी पेप्टाइड ड्रग हैं। तो ये हम पेप्टाइड के तौर पे कोलोन कैंसर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में डिग्रेड कर देती हैं, वो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स हैं। तो उनमें हम जो पेप्टाइड ड्रग देते हैं उनमें इंसुलिन है, इंटरफेरोन्स है, तो ग्रेड ये जो हमारे स्टीरॉइड्स हैं वो स्टीरॉइड शामिल है। ऐसे ही नॉन पेप्टाइड ड्रग्स में सूडोफिड्रीन जो है वो नॉर्मली हम यहाँ से अब्जॉर्ब कराते हैं, या ब्रोमोफेनारामीन ये भी हम यहीं से अब्जॉर्ब कराते हैं। तो वो ड्रग्स जिनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो नाइट्रोग्लिसरीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इनको प्रेनिसोलोन को, हाइड्रोकोर्टिसोन को, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये ड्रग जो है ये आपकी 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये उसमें सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी में शामिल है। इसी तरह से कुछ हमारी पेप्टाइड ड्रग्स भी हैं। ऐसे ही ड्रग्स जिनको हम टारगेट करने के लिए यूज करते हैं, वो टारगेटिंग की ड्रग्स आर्थराइटिस में या एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हैं। ये निकोटीन, ब्लियोमाइसिन, इस तरह की ड्रग्स हम देते हैं, या स्मेट्रोट्रोपिन देते हैं, या यूरोटाइलिटिन देते हैं। ये ड्रग्स जो है हमारी नॉर्मली फॉर टारगेटिंग होती हैं टू आर्थराइटिस और एस्थमा को टारगेट करने के लिए। अच्छा, तो इससे अगर हम एडवांटेजेस समझे तो एडवांटेजेस जो हैं इसके वो ये है कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन काज नहीं करेंगी, क्योंकि ये यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसी डिजीज जो कि नॉर्मली ट्रीट नहीं होती दूसरे किसी भी रूट से, उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाते हैं और फिर बॉडी के टेक्सचर को ही चेंज करना शुरू कर देते हैं जब ओरल या इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं। तो सीवियर किस्म के एडिनो सप्रेशन होना शुरू हो जाती है, इम्यूनो सप्रेशन होना शुरू हो जाती है, कुशन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह बोन की रिसॉप्शन होना शुरू हो जाती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको स्पेसिफिकली ऐसी उसी साइट पे देते हैं जिस साइट पे इनकी नीड होती है। सिर्फ उन्हीं सेल में इनको अब्जॉर्ब होना चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट करती है, तो उन्हीं उसी को हम ट्रीट करें। तो उन सेल्स में अगर एडिनो सप्रेशन भी हो जाए तो वो क्योंकि सेल ही फंक्शनल नहीं है, तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म कर देंगे, तो वो सेल भी खत्म हो जाएगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और सिलेक्टिव डिलीवरी दी जा सकती है। इसमें सिलेक्टिव डिलीवरी दी जा सकती है, हम उसकी डोज बिल्कुल उतनी ही रख सकते हैं जितनी उसकी डोज ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, तो साइड इफेक्ट्स हम उसमें कवर कर सकते हैं। तो कौन सी अप्रोचेज यूज होती हैं हमारी कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज कर बनाने के लिए? तो सबसे पहली जो हमारे कोर्स में, एक्चुअली कोलोन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो कोर्स में हमारे जो लिखी हुई है वो प्राइमरी अप्रोच फॉर डिजाइनिंग आपके कंट्रोल स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो है पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर आपने बनाया हुआ है तो वो कोलोन की स्पेसिफिक पीएच के ऊपर जाके सेंसिटाइज होगा और फिर वहां से ड्रग रिलीज करेगा। तो अगर हमने ये पहले पढ़ा है नोवल जीआईटी में भी, तो पीएच की बात करें अगर हम, तो स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक होती है, तो वो फास्टिंग में 1 to 2 होती है, और जब फीडिंग होती है तो उसमें 3.3 से 4 के दरमियान होती है। इस तरह पीएच जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो 6 से 6.5 होती है, और जो डिस्टल प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी 6 to 6.5 होती है, और जो डिस्टल होती है उसकी तकरीबन 7 से 7.4 तक पीएच एग्जिस्ट करती है। तो लेकिन यहाँ पे स्टे बहुत कम होता है, तो हमने डिजाइन इन्हीं पीएच के अकॉर्डिंग किया हुआ होता है सिस्टम को। तो सिस्टम को इन्हीं पीएच के ऊपर डिजाइन करने से यहाँ पे ड्रग रिलीज बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ उनका स्टे पीरियड सिर्फ 1.3 आवर्स के राउंड अबाउट होता है। अच्छा जी, इलियम से कोलोन, ये आपके सीकम की बात हो रही है। यहाँ पे इलियम से कोलोन पीएच जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, यानी कि ये बेसिक तक पहुंच जाती है जो कि डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। तो सीकम की पीएच जो है वो 6.4 6.5 के पास पास होती है, और पीएच वैल्यू जो है असेंडिंग कोलोन की वो 5.4 से 5.7 तक होती है। तो 5.4 से 5.7, 5.7 ज्यादातर मेजर किया गया हेल्दी वॉलंटियर्स में, लेकिन डिजीज वालों में हमने ये 5.4 भी मेजर किया हुआ है। तो 5.7 तक की पीएच एग्जिस्ट करती है। ट्रांसवर्स कोलोन की पीएच 6.6 तक एग्जिस्ट करती है हेल्दी वॉलंटियर्स में, और 7 आपकी एग्जिस्ट करती है जो कि
नॉर्मली डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड से पहले पहले सिग्मोइड की 8 तक पीएच एग्जिस्ट करती है, 8 और 9 भी हो जाती है कभी कभी। तो जो डिसेंडिंग कोलोन है उसकी पीएच न्यूट्रल होती है, जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसकी पीएच नियर टू न्यूट्रल होती है, 6.6 से 7 तक होती है। अच्छा, यहाँ पे अब ये इंटर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है डिफरेंट पेशेंट्स में और डिफरेंट जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं उनमें। तो ये एक स्लाइड आपके सामने एक डाटा लिया गया है एक पेपर में से, जो कि ये शो करती है कि डेमोग्राफिकली अगर आप देखें एक कंट्रोल को और आप देखें एक पेशेंट को, जिसमें एक पेशेंट जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक पेशेंट इसमें क्रोन्स डिजीज है और एक पेशेंट जो कि नॉर्मल है, तो उनमें पीएच का डिफरेंस देख लें। तो हम जरा ऊपर से सारा कुछ छोड़ देते हैं, हम जरा सीकम से शुरू कर लेते हैं। तो सीकम जो है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पीएच आ रही है वो 6.95 से 7.15 तक हो रही है, जबकि रेंज जो है वो 6.3 से 7.4 होती है सीकम की। तो वो आ रही है 6.9 से 7.1, और क्रोन डिजीज में भी 6.9 से 7.15 आ रही है। तो नॉर्मली रेंज यही होती है, लेकिन अगर हम कंट्रोल देखें तो उसमें कंट्रोल में 6 पीएच आ रही है सीकम की। पीएच कंट्रोल में जो हेल्दी हैं उनमें 6 पीएच आ रही होती है, और रेंज जो है 5.3 से 6.5 होती है, तो उसकी तकरीबन 6 पीएच मैयर की गई है, डिफरेंट जो लोगों का एनालिसिस किया गया। राइट कोलोन जो है यानी कि ये असेंडिंग कोलोन और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन कहला रही है। तो उसकी अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो उसकी 7 पीएच आ रही होती है, हत्ता कि उसकी पीएच जो है वो रेंज 5.7 तक होनी चाहिए। यानी कि ये एवरेज लिया गया है, क्योंकि ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो 6 से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और सेंडिंग कोलोन जो है वो 6 से नीचे होती है। तो ऑन एन एवरेज जो है वो 6.4 की पीएच से 7.25 पीएच होनी चाहिए। ऐसे ही जो क्रोन्स डिजीज है उसमें भी ये 7 पीएच अटेन हो जाती है इसकी, जबकि नॉर्मल हेल्दी में देखें 5.88 पीएच आ रही है। तो 5.26 से 6.75 होनी चाहिए फर्स्ट हाफ की पीएच, यानी कि 5.26 जो है सेंडिंग कोलोन की शुरू हो जाती है 5.26 से 5.7 तक, और फिर बियॉन्ड 6 से 6.72 तक आपकी हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन होती है। तो ये हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक उसकी पीएच 6.72 होती है। तो नॉर्मल हेल्दी में ये 5.88 एवरेज आ रहा है, जो कि इनमें 7 तक हो जाता है डिजीज वाले में। अच्छा, लेफ्ट कोलोन अगर देखें, लेफ्ट कोलोन ये जो है नहीं सॉरी, राइट कोलोन वो थी जो कि हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन है, और अब आपकी लेफ्ट कोलोन वो है जो कि आपकी फर्स्ट असेंडिंग कोलोन और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन है। नहीं नहीं, पहले वाला ही ठीक है। गलती हो गई। तो लेफ्ट कोलोन जो आपकी अब डिसेंडिंग कोलोन और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन है, तो उसकी पीएच जो आ रही है वो 6.65 से 6.8 आ रही है, जो कि 5.9 से 7.7 होनी चाहिए। इसी तरह इसमें भी यही कंडीशन आ रही है, जबकि हेल्दी की 6.12 आ रही है, 5.2 से 7.7 उसकी रेंज होती है। तो ये आ रही है 6.12 के पास। तो इस तरह से आप इसको समराइज कर सकते हैं। ये जो डाटा दिया है ये मीडियन पीएच वैल्यूज का है, कंट्रोल को कंपेयर किया गया विद पेशेंट्स, और ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आया है, इनमें डिफरेंस आया है। स्टमक में ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आया है वो पी वैल्यू लेस देन 0.02 आई है, और जो टर्मिनल इलियम है उसमें 0.002 आई है, सीकम में ये 0.0001 आई है, राइट कोलोन में 0.002 आई है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में। तो इसका मतलब है आप हेल्दी के अकॉर्डिंग एक डिजीज के पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो डिजीज के पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट अगर देनी है तो आपको उसकी पीएच का एनालिसिस करना होगा। तो नॉर्मली हमें फिर ऐसा पॉलीमर ही लेना है इन डिजीजेज के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन डिजीज के लिए इसकी पीएच नियर टू 7 होनी चाहिए। अगर उसकी पीएच 7 होगी तो ही वो यहाँ पे ड्रग देगा। 6.8 से 7 पीएच का पॉलीमर होगा या 7.2 पीएच तक का पॉलीमर होगा, 7.19 भी आ रही है ना, 7.19, तो उसमें फिर वो डिलीवरी देने का कैपेबल है, अदरवाइज वो डिलीवरी देने का कैपेबल नहीं। अच्छा, क्विकली ये हमारा जो पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें हमने ऐसा पॉलीमर यूज करना है जो इन 7 पीएच के ऊपर ड्रग को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, या वो 5.4 से 5.7 पीएच के ऊपर ड्रग को रिलीज करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो अगर हम अपनी ड्रग को
किसी ऐसे पॉलीमर के साथ कोट कर दें जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट हो सकता है जब वो पीएच 5.4 से 5.7 पे पहुंचे, या फिर कोई ऐसा पॉलीमर है जो सिर्फ एक्टिवेट हो सकता है जब वो पीएच ऑफ 7 तक रीच करे, 7 या 7.2 पे रीच करे, 6.8 पे रीच करे, 7 पे रीच करे, या 7.2 पे रीच करे, इस पीएच पे रीच करे, तो फिर ऐसा सिस्टम जो है वो कहलाएगा पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाँ, तो ये पीएच डिपेंडेंट पॉलीमर जो है ये आपकी फार्मूलेशन को स्टमक में फिर प्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्टमक की पीएच जो है वो 1 to 2 या फिर 3 to 4 तक होती है, तो ये उसमें इसको ये स्वेल नहीं कर सकता। लेकिन प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन की इसी तरह की ही पीएच होती है, जैसी हमने डिफाइन किया है कि 7 और 5.4 से 5.6, 5.7, और आपने 7 से 7.2 इस तरह की बात की है। तो ये पीएच यहाँ पे भी होती है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो ये सिस्टम के चांसेस हैं कि वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाए या डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाए इन द लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्योंकि इसमें स्पीड बहुत तेज होती है, तो यहाँ से सीकम में आ तो जाएगा, लेकिन सीकम में भी एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इस सिस्टम के सीकम में डिजोल्व हो जाने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम फिर पुअर टारगेटेड होगा, साइट स्पेसिफिसिटी उसकी पुअर हो जाएगी, और उसकी बहुत सी ड्रग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब है फिर हमें ऐसा सिस्टम को इस पीएच के ऊपर कम से कम एक्टिवेट करवाना है। तो यानी कि ऐसा पॉलीमर होना चाहिए जो इस पीएच पे ज्यादा टाइम ले टू गेट स्वेल एंड डिजोल्व। तो अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा तो फिर वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इसमें रिलीज करने का कैपेबल है। तो अच्छा, इसी तरह से जो डिक्लाइन इन पीएच है एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो और भी प्रॉब्लम कर सकता है। वो ये कर सकती है कि लैग टाइम जो है वो इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पे हम सीकम कहते हैं, इस जंक्शन पे वो बहुत ज़्यादा है लैग टाइम, वहाँ से डिलीवरी ने आगे मूव करना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके साथ कुछ भी चेंज आ गया तो वो फिर ड्रग के लॉस होने के चांसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो अ, फिर दूसरा जो सेंडिंग कोलोन है, इसमें क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर चल रही होती है, तो वो बहुत जल्दी कंटेंट्स को मूव करा के ट्रांसफर्स कोलोन में ले जाता है। तो अगर आपका डिलीवरी जो है वो जल्दी रिलीज नहीं हो रही, तब प्रोटीन पेप्टाइड्स की बात की जा रही है, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की जा रही है, आपके जो वैक्सीन है उनकी बात की जा रही है, अगर वो उस जगह पे जल्दी रिलीज नहीं, रैपिड रिलीज नहीं कर सकते, तो वो ट्रांजिट रैपिडली कर देंगे सेंडिंग कोलोन से, जो कि फिर पुअर साइट स्पेसिफिसिटी ऑफ सिंगल यूनिट फार्मूलेशन हो सकती है। तो इसका एक हल ये होता है कि आप मल्टीपल यूनिट्स बनाएं। मल्टीपल यूनिट्स में हर यूनिट एक्टिवेट होगा तो हर यूनिट ड्रग रिलीज करना शुरू करेगा। तो हर यूनिट ड्रग रिलीज करेगा तो वो जल्दी ड्रग रिलीज कर देगा एट द स्पेसिफिक साइट। तो वो जितना उसका ट्रांजिट टाइम है फ्रॉम सेंडिंग पार्ट टू द ट्रांसफर्स कोलोन, उसके अंदर अंदर ही ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पीएच डिपेंडेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर जो है वो पीएच डिपेंडेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रेलिवेंट है। अगले लेक्चर में हम फिर कुछ और टेक्निक्स जिसमें हम ऐसे पॉलीमर यूज करते हैं जो टाइम डिपेंडेंट डिलीवरी दे सकते हैं, ऐसे पॉलीमर यूज करते हैं जो इंजाइम से एक्टिवेट होते हैं, ऐसी ड्रग दे सकते हैं जो इंजाइम से एक्टिवेट होती हैं, प्रो ड्रग्स होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।